हेलो स्टूडेंट्स। आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ। इसमें हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो सेंथ बोर्ड की जो पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, उससे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हमारी न्यू बुक आती है तो उसके अंदर से भी जो न्यू पॉइंट्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस फर्स्ट चैप्टर है सिंध बोर्ड की बायोलॉजी का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है होम्यो, दूसरा है स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट या फिर हालत। तो सेम स्टेट या सेम हालत में रहना, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। मीन्स टू स्टे एट द सेम, मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो एक ही जगह पर रहें, सेम स्टेट में रहें, तो उन्हें हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसका बायोलॉजी में क्या यूज़ है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स which are involved in maintaining an organism's internal environment within suitable limits। तो देखें, हमारी इंटरनल कंडीशंस, इंसान की जो बॉडी है उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं, अंदरूनी हालात हैं, वो उनकी एक लिमिट्स होती है। मिसाल के तौर पे हमारा टेम्परेचर है, तो हमारा टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। और हमारा पीएच जो है वो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होता है। तो उनकी एक सेट लिमिट होती है और उस लिमिट से अगर वो कंडीशन चेंज हो जाती है तो हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सपोज़ आप एक किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम में मज़े से एसी में आप बैठे हैं तो आप कंफर्टेबल हैं। अगर लाइट चल जाती है, एसी बंद हो जाती है, आपको उस गर्मी लगने लगती है, तो उसमें आप सही से नहीं रह सकते। तो वो कंडीशन आपके लिए अनसूटेबल हो जाती है। तो जब कंडीशंस डिफरेंट होने लगती हैं, जब कंडीशंस चेंज होने लगती हैं, तो उसको मेंटेन करना, बॉडी जो है उसके हिसाब से खुद को अडॉप्ट करती है और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये क्या है? रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं। तो रेगुलेट का मतलब होता है दुरुस्त करना। तो जो भी कंडीशंस बिगड़ चुकी हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम होम्योस्टेसिस का होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो मेंटेन करता है, चीज़ों को मेंटेन करता है, कंडीशंस को मेंटेन करता है। जो हमारे अंदरूनी हालात हैं, हमारा अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है, उन्हें सूटेबल लिमिट्स में रखता है। मतलब उसकी जो लिमिट है उसके अंदर रखने के लिए ये सिस्टम काम आता है। तो सपोज़ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हैं। बॉडी टेम्परेचर है, अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर ऊपर या नीचे हो जाता है, गिर जाता है या बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करेगा हमारा होम्योस्टेसिस, उसको चेंज नहीं होने देगा, उसको 37 सेल्सियस पर ही रखना है। तो उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो टेम्परेचर फिर से 37 सेंटीग्रेड पर आ जाता है। वाटर, अगर पानी जो है वो हमें, अगर देखें गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर क्या होता है, हमें पसीना आता है, उससे हमारा बॉडी का जो पानी है वो निकल जाता है। तो जब बॉडी का पानी लूज़ हो जाए तो वो भी मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है। वो क्या करता है, पानी को फिर से हमारे अंदर प्यास जगाता है ताकि हम पानी पिएं, और पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फिर से वाटर बैलेंस हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर भी अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो भी हमें काम की नहीं है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कम है तो भी हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और उस वजह से हमें ज़्यादा सांसें लेनी पड़ती हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो है, इन्हें भी बैलेंस करना लाजमी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते रहते हैं और उन्हें बाहर निकालना ताकि हमारी बॉडी जो है वो सूटेबल रहे, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए भी होम्योस्टेसिस काम आता है। ग्लूकोज का लेवल और हमारे जो कंपोजिशन है टिश्यू फ्लूइड की, टिश्यू के फ्लूइड क्या है, हमारे टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसकी कंपोजिशन को भी मेंटेन रखने का काम होम्योस्टेसिस का है। पीएच को भी यही होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब ये सारी चीज़ें मेंटेन करना है होम्योस्टेसिस। अब ये मेंटेन किस तरह से करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से ये मैकेनिज़्म होता है, उसको पढ़ते हैं। ये होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है ये हमारे कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए मेंटेन होता है। और उसको पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाती हैं। तो होम्योस्टेसिस के अंदर तीन चीज़ें आती हैं स्पेशली। सबसे पहला है ऑस्मो रेगुलेशन।
तो ऑस्मो रेगुलेशन आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, उसके अंदर आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो पानी और सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स के अंदर क्या आता है? सॉल्यूट्स के अंदर आयंस आ जाते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और दूसरे इनऑर्गेनिक आयंस, ये सारे मिलकर हमारे पास सॉल्यूट बनाते हैं। तो इसे हम सॉल्यूट कहते हैं। वाटर और सॉल्यूट इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बॉडी के अंदर, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो हर वो एक्टिविटी जो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम आती है, उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बॉडी फ्लूइड इज़ नॉट डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। इस ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से बॉडी फ्लूइड जो है वो इतना ज़्यादा ना ही कंसनट्रेटेड होता है ना ही डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसके अंदर सॉल्यूट कम हो, और कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि सॉल्यूट्स ज़्यादा हो और पानी कम हो। तो ऐसा कभी नहीं होता। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रहता है इस ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से। दूसरा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जो अनवांटेड वेस्ट है, एक्सेस वेस्ट है, उनको बाहर निकालना बॉडी से। बॉडी से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें बाहर निकालना, उन्हें खारिज करना, उन्हें एक्सक्रीट करना, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये होम्योस्टेसिस में कैसे आता है? क्योंकि बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली वेस्ट को प्रोड्यूस करती रहती है। बॉडी कंटिन्यूसली वेस्ट को प्रोड्यूस करती है, और अगर वो वेस्ट एक ही जगह पर जमा होता रहेगा तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए बॉडी को जो पहला वेस्ट है उसको निकालना पड़ता है, और फिर दूसरा वेस्ट जो है वो आता है। तो इस तरह से ये भी ऑस्मो रेगुलेशन का एक एस्पेक्ट बन जाता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट है। और ये जो है, हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम एंड लो टेम्परेचर स्लो डाउन द रिएक्शंस। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को सही से होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एंजाइम्स वाले चैप्टर में कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिएक्शन सही से नहीं हो पाते। और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो एंजाइम्स तो काम करेंगे, लेकिन रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर का जो है एक जगह पर रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो इसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल सेंटर पे। होम्योस्टेसिस कोई जादू नहीं है, ये तो एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है जो इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करे। जैसे कि हमारा होम्योस्टेसिस के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और बॉडी हैज़ कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम होता है। होम्योस्टेसिस के लिए हमेशा एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है जो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल करे, विच मेंटेन द इंटरनल कंडीशन। अब होम्योस्टेसिस जिस मैकेनिज़्म से इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, और इंसान का जो कंट्रोल सिस्टम है उसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो इंसान का जो कंट्रोल सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है वो फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। अब ये फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ उसका नाम है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज ऑर्गन स्पेशल ऑर्गन्स विच डिटेक्ट एनी चेंज टेक प्लेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे अंदरूनी इन्वायरमेंट में, अंदरूनी कंडीशंस में कोई भी चेंज आता है तो उसको सबसे पहले जो ऑर्गन उसको डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। डिफरेंट तरह के रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उन्हें वो ये और कुछ नहीं बल्कि स्पेशल ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है, कुछ ऐसी खासियत है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चेंज का पता लगा सकते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो उसके बाद रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स सेंड मैसेज टू कंट्रोल सेंटर। हमारे बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है जो उस चेंज को ठीक करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उस चेंज को, फिर एक मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, ताकि कंट्रोल सेंटर को बताया जा सके कि कौन सी चेंज हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। विच
डिसाइड्स द रिस्पॉन्स। उसके बाद कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए ताकि हमारी वो चेंज जो है वो मेंटेन हो सके और फिर से वही सेम हालात के अंदर हमारी बॉडी आ सके। तो उसके लिए हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है हमारे कंट्रोल सेंटर के दौरान। इट सेंड्स एन इफेक्टर। उसके बाद यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो एक मैसेज भेजता है किसके पास, एक ऐसे ऑर्गन के पास जो एक्शन लेगा और उस चेंज को ठीक करेगा। उसका नाम है इफेक्टर्स। ऑर्गन्स विच टेक एक्शन टू रिस्पॉन्स एंड ब्रिंग इट चेंज बैक टू द नॉर्मल। तो वो ऑर्गन्स जो चेंज को वापसी नॉर्मल की तरफ ले जाते हैं, चेंज को ठीक करते हैं और फिर से नॉर्मल की तरफ उस चेंज को ले जाते हैं, उसे हम इफेक्टर कहते हैं। ये तो एक्शन टेकर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन ये एक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो चेंज ठीक होकर फिर से उसी जगह पर आ जाती है जिस पर वो पहले थी, मतलब नॉर्मल पे आ जाती है। एक एग्जांपल के ज़रिए हम इस मैकेनिज़्म पूरे को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मैकेनिज़्म लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड प्रेशर। यहाँ पर देखें ब्लड प्रेशर जो है ये एक प्रोसेस है। अगर इसके अंदर चेंज आता है तो वो इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए नॉर्मल पर फिर से आएगा। तो सबसे पहले बीपी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, मतलब कोई चेंज आ रहा है हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर तो या तो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। उसके बाद रिसेप्टर्स इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर्स कौन से हैं, यहाँ पर बैरो रिसेप्टर्स हैं जो हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर लगे होते हैं। बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट द बीपी, तो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स उसके बाद एक सिग्नल भेजते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है ये डिसाइड करता है अ रिस्पॉन्स टू मेंटेन बीपी। बीपी को मेंटेन करने के लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है हमारा ब्रेन। उसके बाद ब्रेन जो है एक इफेक्टर के पास मैसेज भेजता है कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस केस में जो इफेक्टर्स होंगे वो हार्ट होगा और ब्लड वेजल्स होंगे। ये क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी को एडजस्ट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सके। या तो वो जल्दी से हार्ट जो है वो अपनी हार्ट बीट को तेज़ करेगा या स्लो करेगा ताकि बीपी जो है वो सेम हो सके। तो फिर से इस एक्टिविटी के बाद ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। ये जो मैकेनिज़्म है ये दो टाइप्स का होता है, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि मैकेनिज़्म इन विच द रिस्पॉन्स इज़ अपोजिट टू द चेंज अकर, मतलब ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो उस चेंज के अपोजिट होगा। सपोज़ जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ये हमारा चेंज है, और रिस्पॉन्स में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, इसको डिक्रीज़ किया जाएगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाएगा तो ये इसके अपोजिट हो रहा है, चेंज के अपोजिट अगर रिस्पॉन्स हो रहा है तो इस वाले सिस्टम को, इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर जो रिस्पॉन्स हो रहा है, चेंज के बाद जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो उस चेंज के अपोजिट होगा, उसके खिलाफ होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, लाइक इफ़ आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल रेजेस, अगर हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये इस तरह ऊपर जो है ये मिसाल के तौर पे बढ़ रहा है ब्लड ग्लूकोज, तो हमारा जो मैकेनिज़्म है, हमारा जो सिस्टम है वो उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, उसको फिर से नीचे करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए तभी जाके वो नॉर्मल होगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है। चेंज जो है ये रिस्पॉन्स जो है ये अपोजिट है उस चेंज के, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। दूसरा जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिज़्म प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज एंड इनहेंस द चेंज अकर, मतलब अगर एक चेंज हो रही है इस डायरेक्शन में, अगर एक चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो वो फिर से उसी चेंज को बढ़ा देगा ताकि जो है वो चेंज इन्हेंस हो जाए, मतलब ज़्यादा बढ़ जाए, उसको फिर से एक उसके अपोजिट में नहीं बल्कि उसके सिमिलर इफ़ेक्ट देगा। तो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी चेंजेस होती हैं जिसको हमारा होम्योस्टेसिस फिर से उसको बढ़ा देता है ताकि उसका भी हमारी बॉडी को अंदर फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारे अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। जब भी हमें कोई ज़ख्म लगता है तो वहाँ से खून बहने लगता है और फिर वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है,
प्लेटिलेट्स वहाँ पर आते हैं, खून के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जमा होते हैं और फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे हमारा खून बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले प्लेटिलेट्स आकर उस जहाँ पर हमें ज़ख्म हुआ है वहाँ पर आकर प्लेटिलेट्स जमा होते हैं। अगर थोड़े से 1-2 प्लेटिलेट्स वहाँ पर अगर जमा होने लग रहे हैं तो हमारा होम्योस्टेसिस इस प्रोसेस को फिर से बढ़ा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटिलेट्स वहाँ पर आकर जमा होने लगेंगे और उस प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एक प्लेटिलेट यहाँ पर जमा हो रहा था, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो कुछ प्लेटिलेट्स यहाँ पर जमा हो गए। तो हमारा होम्योस्टेसिस फिर से एक कुछ ऐसा काम करेगा जिससे प्लेटिलेट्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग हमारी बहुत ही जल्दी हो जाएगी और हमारा खून बहना जल्दी बंद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, जिसके अंदर जो चेंज है उसके सिमिलर इफ़ेक्ट के अंदर उसी डायरेक्शन में जो है उसका रिस्पॉन्स हो रहा है। अगर प्लेटिलेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारा होम्योस्टेसिस फिर से उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके सेम ही डायरेक्शन में जो है वो चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्स भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा के लिए मिलती रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।